नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सबके अंदर कहीं न कहीं गूंजता रहता है, अपनी सच्चाई को। उसे स्वीकार करने की जो ज़रूरत होती है और उससे जो बदलाव आता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रामाणिक स्वीकारोक्ति, मतलब ऑथेंटिक कन्फेशन, और उससे होने वाले आध्यात्मिक विकास की। हमारे पास इस पर कोच आदि के तैयार किए हुए कुछ काफी डिटेल्ड नोट्स हैं और एक गाइड भी है। इन सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि हम इंसानों में ना कबूल करने की, मानने की एक गहरी इच्छा होती है। जैसे लेखिका टोनी मॉरिसन ने भी कहा था कि शब्द ही हैं जो हमें अपने होने को समझने लायक बनाते हैं, क्योंकि वो हमें थोड़ा सा अलग हटके उसे बयान करने का, देखने का मौका देते हैं। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत में हम इसी स्वीकारोक्ति की परतें खोलते हैं। ये आखिर है क्या, क्यों इतनी जरूरी है, और ये हमें कैसे बदल सकती है। सबसे पहले तो हाँ, ये साफ कर लेना ज़रूरी है कि यहाँ स्वीकारोक्ति का मतलब किसी खास धार्मिक रस्म से नहीं है। श्रोता इसे बहुत सीधे तरीके से समझाते हैं कि भई अपनी गलतियों को या अपने संघर्षों को या जो भी आपकी अंदर की सच्चाई है, उसको खुले तौर पर मान लेना। ये एक तरह से पूरी ईमानदारी से खुद को व्यक्त करने, सोचने और अपनाने का तरीका है, जो हमें अंदर से अलाइन करता है, जोड़ता है। बिल्कुल सही कहा। और ये कोई नई बात नहीं है या किसी एक ही संस्कृति की बात नहीं है। आप देखिए, कैथोलिक धर्म में वो कन्फेशन की परंपरा है। कई आदिवासी संस्कृतियों में लोग घेरा बनाकर शेयरिंग सर्कल्स में अपनी बातें साझा करते हैं। आजकल थेरेपी सेशंस हैं, 12 स्टेप प्रोग्राम्स हैं। सही। मतलब हर जगह सच बोलने और मन का बोझ हल्का करने के तरीके मौजूद हैं। तो ये दिखाता है कि ये हमारी एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। शायद हमारे स्वभाव में ही है ये। स्वभाव में ही है ये। और यहाँ एक सच में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। स्रोत मनोवैज्ञानिक जेम्स पेनेबेकर के शोध का जिक्र करते हैं। सोचिए, सिर्फ अपनी तकलीफों के बारे में, अपने दर्दनाक अनुभवों के बारे में सिर्फ लिखने या बात करने से शुरू में शायद थोड़ा दुख लगता भी है। हाँ, वो तो है। लेकिन लंबे समय में न सिर्फ मूड बेहतर होता है, बल्कि असल में फिजिकली ब्लड प्रेशर तक कम हो सकता है। हाँ, ये सिर्फ मन का वहम नहीं, शरीर पर सीधा असर है। हाँ, ये पेनेबेकर का काम तो वाकई कमाल का है। उनके एक प्रयोग में तो ये भी देखा गया कि जिन लोगों ने अपने ट्रॉमा को, मतलब अपने गहरे सदमे को खुलकर बयान किया, उनका ब्लड प्रेशर बताते वक्त तो बढ़ा, हाँ। लेकिन ठीक उसके बाद सामान्य से भी नीचे चला गया। अरे वाह! ये तो शरीर के तनाव मुक्त होने का पक्का संकेत है। और स्रोत बताते हैं कि इसके और भी फायदे हैं, जैसे नींद बेहतर होना, अच्छा, सेहत की चिंता कम होना, और कुल मिलाकर तन और मन दोनों का स्वस्थ रहना। यहाँ तक कि लोग डॉक्टर के पास भी कम जाने लगते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई एहसास या मन की बात नहीं है, शरीर पर भी इसका सीधा मेजरेबल असर है। ये जानना तो बहुत दिलचस्प है। और ये असर सिर्फ शारीरिक नहीं है ना? मतलब मानसिक तौर पर भी तो कुछ होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि जो लोग ज्यादा ईमानदारी से, सच्चाई से जीते हैं, मतलब ज्यादा प्रामाणिक होते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। उन्हें जीवन में ज्यादा अर्थ, ज्यादा मीनिंग महसूस होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने अंदर का, कह लीजिए, कूड़ा साफ कर रहे हो। जब वो अपराध बोध का बोझ हटता है ना, तो हम अपने असली मूल्यों से, अपनी कोर वैल्यू से दोबारा जुड़ पाते हैं। एक तरह से स्लेट साफ हो जाती है और हम हल्का महसूस करते हैं, ज्यादा ताकतवर। स्रोत में शायद साइकोलॉजी टुडे का भी जिक्र था। हाँ, उसमें यही कहा गया है कि अपनी कमियों समेत खुद को पूरी तरह स्वीकार करने से हमारी जो सेल्फ इमेज है वो टूटती नहीं, बल्कि हम ज्यादा पूर्ण, ज्यादा वास्तविक महसूस करते हैं। और एक और दिलचस्प बात, जब आप कुछ छिपा नहीं रहे होते, कोई राज या अपराध बोध का बोझ नहीं ढो रहे होते, तो अंदर से एक अजीब सी मजबूती महसूस होती है। मजबूती। हाँ, सूत इसे अजेयता, इनविंसिबिलिटी कहते हैं। शायद इसलिए कि तब आप दुनिया का सामना बिना किसी नकाब के पूरी सच्चाई से कर सकते हैं। ये तो हुई व्यक्तिगत फायदे की बात, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इसका असर हमारे रिश्तों पर या समाज पर भी पड़ता है? निश्चित रूप से। ये सिर्फ अकेले में करने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब हम अपनी कमजोरियों के साथ अपनी असलियत को दूसरों के सामने रखते हैं, ईमानदारी से, तो रिश्तों में गहराई आती है, भरोसा बढ़ता है। आप खुद सोचिए, जब कोई दोस्त आपके सामने अपनी कोई गलती मानता है पूरी ईमानदारी से, हाँ। तो आपका उसके प्रति सम्मान कम होता है या बढ़ता है? अक्सर बढ़ता है। हाँ, सही बात है, बढ़ता है। ईमानदारी करीबी लाती है। हाँ। और समुदायों के स्तर पर, मतलब ग्रुप्स में, वहां भी इसका बहुत गहरा असर हो सकता है। जब किसी समूह में, मान लीजिए किसी वर्कशॉप में या सपोर्ट ग्रुप में, लोग खुलकर अपनी सच्चाई साझा करते हैं,
तो पूरे समूह में एक भरोसे का माहौल बनता है। अच्छा। दूसरों को ये देखकर हिम्मत मिलती है कि अरे मैं अकेला नहीं हूं अपनी मुश्किलों में। ये एहसास कि दूसरे भी ऐसा महसूस करते हैं, ये अपने आप में बहुत राहत देता है। इसे वो क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं शायद। हाँ, नॉर्मलाइजेशन। लेकिन दूसरों को बताने में एक डर ये भी तो रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं जज तो नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए सुनने वाले का रवैया, उसका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। श्रोता यहाँ एक गैर न्यायिक श्रोता, मतलब नॉन जजमेंटल लिसनर की भूमिका पर बहुत जोर देते हैं। जैसे कोई अच्छा कोच हो, कोई मेंटर हो या कोई सच्चा दोस्त। ऐसा व्यक्ति ना एक तरह से बिना शर्त स्वीकृति, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का आईना बन जाता है। श्रोता इसे करुणामयी साक्षी, कंपैशनेट विटनेस कहते हैं। करुणामयी साक्षी? हाँ, मतलब कोई ऐसा जो बिना जज किए बस आपकी बात सुने और आपको वैसा ही स्वीकार करे जैसे आप हैं। और जब कोई हमें इस तरह सुनता है तो वो अपना आप में गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन सकता है। इससे खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी करुणा जागती है। अच्छा, तो ये फायदे तो साफ दिख रहे हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी, रिश्तों में भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की प्रामाणिक स्वीकारोक्ति तक पहुंचा कैसे जाए? क्या इसका कोई तरीका है, कोई प्रोसेस है? गाइड इसी बारे में 5 कदम बताती है जो रिसर्च पर आधारित है। पहला कदम थोड़ा अंदर झांकने वाला है ना? हाँ, पहला कदम है आत्मनिरीक्षण और चिंतन, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड रिफ्लेक्शन। यानी ईमानदारी से अपने अंदर देखना, अपने कामों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर। गाइड इसे विवेक की परीक्षा भी कहती हैं। मकसद है उन चीजों को पहचानना जो मन पर बोझ डाल रही हैं या हमें अपने असली स्वरूप से दूर ले जा रही हैं। इसके लिए एक तरीका भी सुझाया गया है, जर्नलिंग करना या एक ऑनेस्ट इन्वेंटरी बनाना। मतलब लगभग 20 मिनट तक बिना रुके उन सभी बातों के बारे में लिखना जो परेशान कर रही हैं। ये पहला कदम बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन मुद्दों को सामने लाता है जिन्हें हम शायद नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और रिसर्च ये भी बताती है कि सिर्फ अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें नाम देना, जिसे लेबलिंग कहते हैं, लेबलिंग, हाँ, उससे भी उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता कम हो जाती है। और जर्नलिंग जो है वो हमें अपने बिखरे हुए अनुभवों को एक कहानी की तरह समझने में मदद करती है, जिससे हमें उनका मतलब समझ आता है और हम आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, खुद के प्रति नरम रहना, सेल्फ कंपैशन, दया दिखाना। हम सब गलतियां करते हैं। हाँ, ये जरूरी है। और यहीं पर हमें वो स्वस्थ अपराध बोध जो हमें सुधरने की प्रेरणा दे, और वो जहरीला अपराध बोध जो हमें शर्म और खुद को कोसने में फंसा दे, इसके बीच का फर्क समझना शुरू करना होता है। स्वस्थ अपराध बोध कहता है मैंने कुछ गलत किया, जबकि जहरीला अपराध बोध कहता है मैं ही गलत हूं। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ अंदर झांकना, पहचानना। फिर क्या? दूसरा कदम है स्वीकारोक्ति और सच्ची अभिव्यक्ति, कन्फेशन एंड ऑथेंटिक डिस्क्लोजर। अब जो कुछ भी अंदर झांकने से मिला है उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने खुलकर कहना। ये कोई कोच हो सकता है, मेंटर, थेरेपिस्ट, दोस्त या कोई समूह भी हो सकता है। सबसे जरूरी बात, सुनने वाला आपको जज ना करे, आपका साथ दे और आपकी बातें गोपनीय रखें। ये वो पल है जब आप कहते हैं मैं ये मानना चाहती हूं कि मैंने, या मुझे ये कहने में मुश्किल हो रही है, लेकिन सच ये है कि। बिल्कुल, यही इस पूरी प्रक्रिया का कह सकते हैं दिल है, कोर है। जैसा हमने पहले भी बात की, खुलकर अपनी बात कहना, वो डिस्क्लोजर अपने आप में उपचारात्मक है, हीलिंग है। स्टडीज ने बार बार दिखाया है कि इससे मूड सुधरता है, तनाव घटता है, बीमारियां कम होती हैं, यहां तक कि शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत, इम्यून फंक्शन, वो भी बेहतर होती है। इम्यून फंक्शन भी, वाह। हाँ। और जितना ज्यादा खुलकर बिना लाग लपेट के आप अपनी बात रखते हैं, उतना ज्यादा फायदा होता है। ये करते हुए हो सकता है आप बहुत भावुक हो जाएं, रोना आ जाए, दिल तेज धड़के, ये सब बिल्कुल सामान्य है। लेकिन इसके बाद अक्सर एक गहरा हल्कापन और शांति महसूस होती है। और दिमाग के स्तर पर देखें तो बोलने से हमारे भाषा केंद्र एक्टिव होते हैं, जो अनुभव को समझने और संभालने में मदद करते हैं। और भावनाओं को शब्दों में ढालने से, जिसे अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं, उनका भावनात्मक असर कम हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा भरोसेमंद इंसान न मिले तो तब क्या? हाँ, ये मुमकिन है। स्रोत कहते हैं कि अगर कोई न हो तो एक चिट्ठी लिखना, भले ही उसे भेजे नहीं, या खुद की आवाज रिकॉर्ड करना भी कुछ हद तक मदद कर सकता है।
अच्छा। लेकिन सबसे अच्छा तो यही है कि कोई इंसान सुने, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया, उसकी स्वीकृति भी हीलिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब आप अपनी सच्चाई किसी भरोसेमंद इंसान के सामने रख देते हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि उस सच्चाई का स्वागत कैसे होता है। यहीं पर तीसरा कदम आता है, स्वीकृति, क्षमा और कृपा, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड ग्रेस। ये सिर्फ दिल की भड़ास निकालना नहीं है। सच बोलने के बाद ये महसूस करना भी जरूरी है कि आपको सुना गया है, समझा गया है, और आपकी कमियों के बावजूद आपको स्वीकार किया गया है, आपको माफ किया गया है। बिल्कुल। ये माफी उस सुनने वाले व्यक्ति से मिल सकती है, समूह से मिल सकती है, या खुद से भी आ सकती है, जिसे आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन कहते हैं। हाँ, और यहाँ उस करुणामय साक्षी की भूमिका फिर से बहुत अहम हो जाती है। जब कोई हमें हमारी गलतियों के बावजूद स्वीकार करता है और शायद माफ़ी भी देता है, तो ये बहुत शक्तिशाली होता है। कुछ रिसर्च तो ये भी इशारा करते हैं कि अगर मानवीय प्रतिक्रिया न मिले, जैसे सिर्फ भगवान को चिट्ठी लिखना, तो अपराध बोध शायद बना रह सकता है या बढ़ भी सकता है। माफ़ी और खासकर खुद को माफ़ करना, सेल्फ फॉरगिवनेस, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। खुद को माफ करना ये मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। लेकिन इससे हम अपनी कमियों के साथ ज्यादा सहज होते हैं और दूसरों के प्रति भी ज्यादा खुले और दयालु बन पाते हैं। ये स्वस्थ अपराध बोध को एक समाधान की ओर ले जाता है, जबकि जहरीला अपराध बोध हमें शर्मिंदगी में ही उलझाए रखता है। सुनने वाले की दयालुता अक्सर हमें खुद को माफ करने की हिम्मत देती है, जो शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम है। माफी मिल गई, मन हल्का हो गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? लगता तो नहीं। चौथा कदम कहता है कि नहीं, अब एक्शन का समय है। बिल्कुल। चौथा कदम है बहाली और विकास उद्देश्य के साथ जुड़ना, रेस्टोरेशन एंड ग्रोथ, अलाइनिंग विद पर्पस। भावनात्मक बोझ हटने के बाद जो समझ मिली है उसे अमल में लाना जरूरी है, वरना ये सब बातें खोखली रह जाएंगी। सही बात है। इसके दो मुख्य हिस्से हैं। पहला, अगर आपके कामों से किसी को नुकसान पहुंचा है तो उसकी भरपाई करना, मेक अमेंड्स। दूसरा, भविष्य में बेहतर करने के लिए पक्के इरादे बनाना, सेट इंटेंशंस फॉर चेंज। भरपाई करना मतलब? भरपाई करने का मतलब हो सकता है माफी मांगना, कोई उधार चुकाना या अपनी गलती के असर को ठीक करने की कोशिश करना। ये पछतावे को एक सकारात्मक कदम में बदलता है और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में मदद कर सकता है। अगर सीधे तौर पर भरपाई करना संभव न हो तो कोई प्रतीकात्मक कदम भी उठाया जा सकता है। अच्छा। और इरादे तय करने का मतलब है आपने जो भी सीखा उसके आधार पर यह सोचना कि आगे आप अपने मूल्यों के हिसाब से कैसे जिएंगे। प्लान बनाना। हाँ, ये कदम सुनिश्चित करता है कि स्वीकारोक्ति सिर्फ एक घटना न रहकर आपके पूरे व्यक्तित्व के विकास का हिस्सा बने। ये भविष्य में दोबारा वही गलती करने से बचाता है और जीवन में एक मकसद और उपयोगिता का एहसास जगाता है। अक्सर इस कदम के बाद लोगों को एक नई ऊर्जा महसूस होती है। वो ऊर्जा जो पहले अपराधबोध या राज छुपाने में खर्च हो रही थी, वो अब फ्री हो गई है। पर ये सब एक बार करके भूलना नहीं है ना? पांचवा कदम शायद इसी बारे में है। सही कहा। पांचवा कदम है निरंतर अभ्यास और समर्थन, ऑनगोइंग प्रैक्टिस एंड सपोर्ट। क्योंकि आध्यात्मिक विकास एक मंजिल नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। इसीलिए नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करते रहना, शायद रोज रात को या हफ्ते में एक बार सोचना कि दिन या हफ्ता कैसा गया, और अपने सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो कोच हो, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो या कोई समूह हो, उनसे जुड़े रहना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जिंदगी हमें रोज नई चुनौतियां देगी और हम इंसान हैं, गलतियां तो करते रहेंगे। ये निरंतर अभ्यास सुनिश्चित करता है कि कोई नया अपराध बोध या शर्म की भावना ज्यादा बड़ी ना होने पाए, उसे जल्दी पकड़ लिया जाए। हाँ, उसे जल्दी पकड़कर स्वस्थ तरीके से उसका सामना किया जा सके। ये हमें विनम्र और जागरूक बनाए रखता है और लगातार समर्थन मिलने से हम ईमानदार बने रहने के लिए जवाबदेह महसूस करते हैं। समय के साथ इससे हमारी भावनात्मक मजबूती, रेजिलियंस और आध्यात्मिक संतुलन बढ़ता है। तो ये प्रक्रिया एक तरह से चक्रीय है। सोचना, कहना, माफ करना होना, सुधारना, सीखना और जरूरत पड़ने पर इसे दोहराते रहना। ये 5 कदम तो काफी स्पष्ट लगते हैं। गाइड में ये भी बताया गया है कि इस प्रक्रिया को अकेले या समूह में कैसे किया जा सकता है। दोनों के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अगर कोई इसे व्यक्तिगत रूप से करता है, जैसे किसी 1-on-1 कोच के साथ, तो उसे बहुत ही व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता है और पूरी गोपनीयता भी। कोच एक सुरक्षित साथी की तरह होता है उस सफर में।
और समूह में करने के क्या फायदे हैं? समूह में एक अलग तरह की ताकत होती है, वो है सामुदायिक समर्थन की। ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं, दूसरे भी ऐसी ही चीजों से गुजर रहे हैं, ये बहुत हौसला देता है। हाँ, ये तो है। साथ ही अलग अलग लोगों के अनुभवों और नजरियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोनों ही मामलों में ये जरूरी है कि माहौल सुरक्षित हो, कोई किसी को जज ना करे और बातें गोपनीय रहें। ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो सेशन को संचालित कर रहा है, मतलब फैसिलिटेटर की। ठीक है। कुछ लोग मिला जुला तरीका भी अपनाते हैं, जैसे व्यक्तिगत कोचिंग के साथ किसी सपोर्ट ग्रुप में भी जाना। इस पूरे कार्यक्रम की एक और खास बात जो स्रोत बताते हैं वो है इसका गैर सांप्रदायिक होना। मतलब ये किसी एक धर्म से बंधा नहीं है पर फिर भी आध्यात्मिक है। ये कैसे? हाँ, ये इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। ये किसी खास धर्म की बात नहीं करता, लेकिन सत्य, पश्चाताप, करुणा, कृपा जैसे जो सार्वभौमिक आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, उन पर आधारित है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। बिल्कुल। ये सिद्धांत आपको बाइबल में भी मिलेंगे, भगवत गीता में भी, बुद्ध की शिक्षाओं में भी और आजकल के मनोविज्ञान में भी। आधुनिक शोध भी इन पुरानी प्रथाओं के फायदों की पुष्टि कर रहे हैं। बेहतर सेहत, कम चिंता, जीवन में ज्यादा अर्थ मिलना। तो इसका मतलब कोई भी इसे अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना सकता है, चाहे वो धार्मिक हो या ना हो। बिल्कुल। चाहे कोई इसे ईश्वर के सामने अपनी आत्मा को साफ करना कहे या मनोवैज्ञानिक रूप से ईमानदार और सच्चा बनने का अभ्यास कहे, एक ही बात है, अलग अलग नजरिए से। यहाँ तक कि कार्ल यूंग की जो छाया, शैडो की अवधारणा है, वो भी इससे जुड़ती है। यूंग की शैडो वो क्या है? यूंग मानते थे कि हमारे व्यक्तित्व के जो अंधेरे, अनचाहे हिस्से हैं, जिन्हें हम छिपाते हैं, उनको स्वीकार करना और सामने लाना हमारे पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। अच्छा, तो ये समावेशी नजरिया अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को साथ लाता है और आध्यात्मिक समझ को गहरा करता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस पूरी यात्रा का, इस प्रक्रिया का अंतिम नतीजा क्या होता है? स्रोत कहते हैं, एक शब्द में, स्वतंत्रता, फ्रीडम। हाँ, स्वतंत्रता, बिल्कुल। जब हम लगातार अपनी सच्चाई को व्यक्त करने का अभ्यास करते हैं, तो अंदर की बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा जो दबी हुई थी, वो मुक्त होती है, रिलीज होती है। अंदरूनी कश्मकश कम होती है, तो अपने जीवन के उद्देश्य को लेके, पर्पस को लेके स्पष्टता आती है, क्लैरिटी मिलती है। और इसका असर सिर्फ खुद पर नहीं, दूसरों पर भी पड़ता है, समाज पर। यकीनन, पहले तो व्यक्ति खुद के लिए ज्यादा उपयोगी बन जाता है, उसके अनुभव उसे समझ आने लगते हैं, खुद पे भरोसा बढ़ता है, सेहत सुधरती है, जीवन सार्थक लगता है। हाँ। और फिर वो दुनिया के लिए भी ज्यादा उपयोगी बनता है। जब उसे खुद माफी और स्वीकृति मिलती है, तो वो स्वाभाविक रूप से इसे दूसरों तक पहुंचाता है। वो करुणा का वाहक बन जाता है, दूसरों को भी अपनी सच्चाई कहने के लिए प्रेरित करता है। वाह। अंदर एक ऐसी मजबूती आती है जिसे स्रोत आत्मा की अजेयता, इनविंसिबिलिटी ऑफ स्पिरिट कहते हैं। ये भरोसा कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। आपकी विफलताएं भी सीखने का जरिया बन जाती हैं। सेंट ऑगस्टिन की किताब कन्फेशंस इसका एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की अपनी सच्चाई की ईमानदार खोज दूसरों को सदियों तक प्रेरित कर सकती है। अंत में ये अपने अंदर के उजाले को बाहर लाने जैसा है, परछाइयों को हटाकर। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने प्रामाणिक स्वीकारोक्ति के कई जरूरी पहलुओं को समझा। ये सिर्फ गलतियां मान लेना नहीं है, बल्कि ईमानदारी, उपचार, विकास और अपने मकसद से जुड़ने का एक पूरा रास्ता है। कुछ मुख्य बातें जो शायद याद रखने लायक हैं। पहला, ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण जरूरी है और जर्नलिंग इसमें मदद कर सकती है। अपनी सच्चाई को सुरक्षित माहौल में साझा करने से बोझ हल्का होता है, शर्म कम होती है। माफी, खासकर खुद को माफ करना, हमें आजाद करता है और गलतियों को सीखने के मौके में बदलता है। सिर्फ कहना काफी नहीं, सुधार के लिए कदम उठाना, जैसे भरपाई करना, इरादे बनाना जरूरी है। बिल्कुल। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, कोई एक बार का काम नहीं। और हाँ, इस सफर पर अकेले चलने की जरूरत नहीं, सही समर्थन बहुत मायने रखता है। स्रोत में एक कार्य योजना टेम्पलेट, एक एक्शन प्लान टेम्पलेट का भी जिक्र है, जो इन विचारों को असलियत में उतारने में मददगार हो सकता है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। स्रोत हमें अपने अंदर झांकने और एक करुणामय साक्षी के महत्व के बारे में याद दिलाते हैं। तो जरा सोचिए, आज वो कौन सी एक छोटी सी सच्चाई हो सकती है जिसे आप शायद नजरअंदाज करते आ रहे हैं और जिसकी आप आज थोड़ी ईमानदारी से जांच पड़ताल शुरू कर सकते हैं। या फिर अपने जीवन में या किसी और के जीवन में बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के सिर्फ एक करुणामय साक्षी
यानी बिना जज किए सुनने वाला बनने का क्या मतलब हो सकता है? ईमानदारी और प्रामाणिकता का ये शक्तिशाली रास्ता शायद यहीं से, इन्हीं छोटे छोटे सवालों और कदमों से शुरू होता है।